बीए फाइनल ईयर प्रथम प्रश्नपत्र इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम आपदा प्रबंधन अर्थात डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। आपदा का क्या मतलब होता है, आपदा के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी विपदाएं सम्मिलित हैं और इनका क्या अर्थ है और भारत के संदर्भ में इनका क्या स्थिति है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। सामान्य परिचय सबसे पहले हम देखेंगे कि कम समय और बिना चेतावनी के घटने वाली अनापेक्षित प्राकृतिक अथवा मानव जनित घटना अथवा परिवर्तन जिससे संबंधित क्षेत्र के मानव, पशु पक्षी, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण दुष्प्रभावित हो, आपदा कहलाती है। आगे बात समझ में, ये मानव जनित और प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है और अचानक घटित होती है, इसमें अपना कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इन दुष्प्रभावों में मानव, पशु पक्षियों की मौत, पेड़ पौधों का विनाश, मानव निर्मित वातावरण जैसे इमारतें, सड़कें, पुल आदि की क्षति कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। सामान्य रूप में आपदाएं प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं, लेकिन मानव द्वारा प्रकृति में अवांछित हस्तक्षेप से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आपदाओं की तीव्रता और बारंबारता में वृद्धि देखी जा सकती है। कुछ आपदाएं तो पूरी तरह मानव जनित होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के मुख्य कारकों के आधार पर निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। भौमिक आपदाएं जो भूमि से उत्पन्न होती, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। जलीय आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी आदि। मौसम संबंधी आपदाएं जैसे सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, हिम झंझावत, तड़ित झंझा, शीतलहर, पाला, लू इत्यादि। आपदा के प्रकार को हम प्राकृतिक और मानव जनित रूप में विभाजित कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से होने वाली आपदाओं में भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, बादलों का फटना, सुनामी, महामारी, ग्रीष्म लहर, ज्वालामुखी विस्फोट, वनाग्नि, हिम झंझावत। जबकि मानव जनित में रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना ये प्रमुख आपदाएं सम्मिलित हैं। भारत के अंतर्गत आपदाओं की क्या स्थिति है? भारत का अधिकतर भौगोलिक क्षेत्र किसी न किसी आपदा के संदर्भ में सुभेद्य है। भारत का उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तार, लंबी तटरेखा, नवीन वलित पर्वतमाला, भूगर्भिक विविधता, मरुस्थलीय दशाएं, अतिवृष्टि, वृष्टि छाया प्रदेश, नदियों का जाल आदि कई प्रकार के सुभेद्यता लक्षण अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। भारत में बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन की घटनाएं आम बात हैं। लगभग आधे से अधिक भाग पर विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति आती है और कई क्षेत्रों में चक्रवातों का खतरा रहता है। खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68% भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र को इलाकों में सुनामी का संकट बना रहता है। देश के कई भागों में पतझड़ी और शुष्क पतझड़ी वनों में आग लगना आम बात है। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में अक्सर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं का संकट बना रहता है। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, उसके अंतर्गत हम सबसे पहले भूकंप की बात करेंगे। भूकंप क्या है? पृथ्वी के धरातल पर होने वाली आकस्मिक हलचल है जो मुख्य रूप से पृथ्वी के साम्यावस्था में अर्थात संतुलन की अवस्था में असंतुलन, भूगर्भिक संचलन, ज्वालामुखी विस्फोट,
या मानव जनित कारणों से उत्पन्न होता है। तो जो उसकी साम्य अवस्था है उसमें क्या हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ इनकी संभावनाएं अधिक हैं? नवीन वलित पर्वतमाला, हिमालय और कई भौमिक भ्रंश स्थित होने के कारण विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में भूकंपीय इतिहास अर्थात बारंबारता और तीव्रता वाले क्षेत्रों के अध्ययन के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं आप देखेंगे। सबसे पहला क्षेत्र, इसको हम कहते हैं अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र। यहाँ की भूकंपीय तीव्रता कितनी है, 9 या उससे अधिक है और लगभग 12% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से भाग हैं? उत्तर पूर्वी, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ और उत्तरी बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग। दूसरा भाग है अधिक जोखिम वाला क्षेत्र, जिसकी तीव्रता 8 और कुल क्षेत्र 18%। इसमें कश्मीर और हिमाचल के बचे हुए शेष भाग, दिल्ली, सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल के उत्तरी भाग, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भाग इसमें शामिल हैं। तीसरा 7 तीव्रता, जिसमें लगभग 27% क्षेत्र है। ये मध्यम जोखिम के क्षेत्र हैं। इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप, यूपी, गुजरात, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग। और 6 तीव्रता वाला 43% क्षेत्र, जिसमें देश के अन्य भाग शामिल है। यह बहुत कम जोखिम वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से भारत के भूकंपीय क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा है। अब हम भूकंप की बात कर लेते हैं। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं और यही कंपन भूकंप कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं, लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी इनकी उत्पत्ति होती है, जैसे परमाणु परीक्षण द्वारा, भूमिगत खानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकंप आदि। ऐसा स्थान या वह स्थान जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। ये ध्यान रखना है, जहाँ से तरंगों की उत्पत्ति होती है। और ये बिंदु कहाँ होगा? धरातल के अंदर गहराई में। इसे हम कहते हैं फोकस या उद्गम केंद्र। और दूसरी बात, वह बिंदु जहाँ पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं, जो धरातल के ऊपर होता है, जो उद्गम केंद्र की ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समभूकंपीय रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है और उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत मिल जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। तीव्रता का मापन, हम कहते हैं ना इतनी तीव्रता का भूकंप आया है जो इतना खतरनाक है, तो कैसे है? इसको हम समझ लेते हैं। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहते हैं। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते 1 अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ 32 गुना बढ़ जाती है। रिक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था, इसलिए इसे रिक्टर स्केल कहा गया।
यह एक गणितीय मापक है जो लॉग के आधार पर चलता है। भूकंप की तीव्रता, गहनता और आघात मापने के लिए रिक्टर स्केल के अलावा संशोधित मर्केली स्केल का भी प्रयोग होता है और इसका नामकरण जी मर्केली के नाम पर किया गया। इसमें भूकंप को उसकी तीव्रता के बजाय, ये इंपॉर्टेंट बात है, तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान अर्थात आघात के आधार पर मापा जाता है। इस पैमाने का प्रयोग कम होता है क्योंकि इसे रिक्टर की तुलना में कम वैज्ञानिक माना जाता है। यह अनुभव प्रधान स्केल है और इसका मापन 1 से 12 तक होता है। इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है? रिक्टर स्केल में 0 से 10 तक की संख्या होती है, मर्केली में 1 से 12 तक। यह ओपन एंडेड स्केल है, अर्थात यदि भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है तो इस स्केल का मान बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मर्करी स्केल क्लोज एंडेड स्केल है। यह लॉग पर आधारित पैमाना है जिसमें परिमाण में 1 की वृद्धि होने पर तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। अर्थात रिक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर अपने पिछले स्तर की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत होता है, जबकि मर्केली स्केल एक सामान्य रेखीय स्केल है। रिक्टर एक मात्रात्मक स्केल है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, जबकि मर्केली गुणात्मक स्केल है जिसमें व्यक्तिनिष्ठता, आत्मनिष्ठता होती है। तो ये इन दोनों स्केल में मुख्य अंतर है। तो आज जो हमारा टॉपिक था आपदा प्रबंधन, और इस आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हमने आज भूकंप के बारे में बात की। अगले वीडियो में मैं आपको अन्य आपदाओं के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।